और अब खबरों की तफसील। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की 18,000 इमलाक को रेवेन्यू रिकॉर्ड में सरकारी लिखे जाने के मामले में हुकूमत ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर के बाद महकमा रेवेन्यू और लैंड रिकॉर्ड के साथ वक्फ बोर्ड इंतजामिया की मीटिंग में रिकॉर्ड को दुरुस्त करने का मुत्तफिका तौर पर फैसला तो किया गया, लेकिन बोर्ड के सामने अब भी मुश्किलात खड़ी हैं। मीटिंग में तय पाया गया कि जितनी भी वक्फ संपत्ति है जो कि गजट जिसका नोटिफिकेशन हो चुका है, तो उसको सभी ज़िला कलेक्टरों को भेजकर उसकी कॉपियाँ और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के माध्यम से और जो नया कंप्यूटरीकृत जो रिकॉर्ड है उसको मिलान करके और उसमें पहले की जो हालत है उसको बहाल किया जाए। और उसमें अभी हम जानकारी निकाल रहे हैं कि गलतियां कहाँ कहाँ हुई हैं, लेकिन चूंकि बहुत बड़ा काम है, करीब 42,000 गाँव है, तो इस तरह से 52,000 गाँव है, तो 52,000 खसरों में हमको चेक करना पड़ रहा है। तो हमारी टीम इसमें अभी लगी हुई है, दिन रात इसी काम को कर रही है कि हमारे खसरे के नोटिफिकेशन में क्या है वक्फ प्रॉपर्टी और पटवारी के रिकॉर्ड में क्या स्थिति बता रहा है, तो उसकी अभी जांच चल रही है और उसको सभी ज़िला कलेक्टरों को ये बात गवर्नमेंट से रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स भी लिखी जा रही है और माइनॉरिटीज़ वेलफेयर डिपार्टमेंट्स भी लिख रहे हैं और डायरेक्टली हम वक्फ बोर्ड से भी सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को इस बारे में लिख रहे हैं और उनको दोनों ऑर्डर की कॉपियाँ भेज रहे हैं। यूपी हुकूमत की जानिब से शिया सुन्नी वक्फ बोर्डों में पाई जाने वाली बदउनवानियों के खिलाफ सीबीआई जांच कराने के ऐलान के बाद दोनों वक्फ बोर्डों को तहलील करने के मुतालबे ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाले शौकत आबदी का कहना है कि सीबीआई की जांच मुतासर करने के लिए दोनों वक्फ बोर्डों के चेयरमैन सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। खास रिपोर्ट। 12 अक्टूबर को रियासती हुकूमत ने शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों में पाई जाने वाली बदउनवानियों की जांच सीबीआई से कराने का फैसला किया था। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी पर इलाहाबाद का तारीखी इमाम बाड़ा गुलाम हैदर को मुनहदिम करने और उसको तिजारती मकसद से फरोख्त करने का इल्जाम है। इसी बुनियाद पर वसीम रिजवी के खिलाफ इलाहाबाद कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। वसीम रिजवी के खिलाफ केस दर्ज करवाने वाले शौकत आबदी का कहना है कि तरजीही बुनियादों पर इस मामले की जाँच शुरू कराई जाए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर को जो हमने कंप्लेंट की थी उत्तर प्रदेश में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के लूट की, और प्राइम मिनिस्टर के यहाँ से जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल की टीम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ के ज़रिए कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, उसने ऑलरेडी रिकमेंड कर दिया था 2017 में ही कि साहब की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। 2 साल तक कभी कुछ नहीं हुआ। डिले करने के बाद अभी ये कि नोटिफिकेशन हुआ है कि साहब हमने सीबीआई इंक्वायरी सेटअप किया, और हमारे प्रूफ इतने पावरफुल है इमाम बाड़ा गुलाम हैदर का कि प्रायोरिटी के ऊपर अगर केस है तो प्रयागराज का वही इमाम बाड़ा गुलाम हैदर वाला है। शौकत आबदी का कहना है कि सीबीआई की जांच मुकम्मल होने तक वक्फ बोर्ड को तहलील कर दिया जाए। उनका कहना है कि सीबीआई की जांच मुतासिर करने के लिए दोनों वक्फ बोर्डों के चेयरमैन सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। हमारी डिमांड ये है कि जिस चीज़ को अगर आपने नोटिफिकेशन किया है उस पर इन्वेस्टिगेशन एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट हो, और उस इन्वेस्टिगेशन से पहले इस बोर्ड को डिसॉल्व कर दिया जाए, वरना सारे पेपर्स को मैनिपुलेट करेगा। अगर वो चेयरमैन वहाँ के ऊपर मौजूद है तो मैनिपुलेशन वहाँ के ऊपर पेपर्स में करेगा, सारी चीज़ों को गड़बड़ करेगा। तो दोनों शिया और सुन्नी दोनों वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उन्होंने यानी बोर्ड को इमीडिएट डिसॉल्व करें, उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करें ताकि कोई भी एविडेंसेस जो है वो हटा ना पाए। शौकत आबदी का मुतालबा है कि सीबीआई जल्द अपनी जांच की शुरुआत करे। उनका ये भी कहना है कि शिया सुन्नी वक्फ बोर्डों को तहलील करके हुकूमत इन पर अपना कंट्रोल मुकर्रर करे ताकि सीबीआई शफाफ तरीके से अपनी जांच पूरी कर सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुतवक्के फैसले को पेश नजर रखते हुए मेरठ जिला और पुलिस इंतजामिया ने जिले भर में अमन अमान बरकरार रखने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं, और इसी सिलसिले में आज भी मेरठ पुलिस लाइन में एक खुसूसी मीटिंग का इनेकाद किया गया। एक रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज मुस्लिम समाज की मजहबी, समाजी और मिली शख्सियात के साथ मीटिंग के बाद
आज इंतजामिया के आला अफसरान ने हिंदू मजहबी और समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान के साथ अहम मीटिंग की। इस मीटिंग में शामिल हिंदू तंजीमों के जिम्मेदारान ने कोर्ट के फैसले को राम जन्मभूमि के हक में आने की उम्मीद जाहिर करते हुए हर हाल में अमन व अमान कायम रखने की यकीन दहानी कराई। प्रशासन ने शांति समिति के लिए बैठक का आयोजन किया था हिंदू के माने व्यापारिक संगठन, राजनीतिक संगठन, धार्मिक संगठनों के साथ में। एजेंडा केवल राम जन्मभूमि पर आने वाला निर्णय और निर्णय के साथ में मेरठ में कैसे शांति रहे उसके पर चर्चा हुई। सभी ने अपने सुझाव रखे, सभी ने और शांति के लिए आश्वासन दिया कि हम मेरठ को शांत रखेंगे। सारे पक्ष, सारा विषय हमारे पक्ष में है, इसे मुझे लगता है कि वो हमारे विपक्ष में जाने वाला नहीं। हमें पूरा विश्वास है कि निर्णय जो आएगा वह श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में ही आने वाला है। यह तो तय है कि भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण अब शीघ्र होने वाला है। वहाँ जो भी निर्णय आएगा उसका देश के अंदर सभी नागरिक गण उसका स्वागत करें, सम्मान करें और समाज के अंदर एक व्यवस्था अपनी बनी रहे। वहीं जिला और पुलिस इंतजामिया ने इस खुसूसी पेशरफ्त के जरिए जिले में अमन व अमान कायम रखने में उनकी खिदमत हासिल करने के लिए हिदायत और तजावीज़ भी पेश की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अयोध्या प्रकरण में जो निर्णय है वो प्रतीक्षित है और संभावित है। उसको मद्देनज़र रखते हुए विभिन्न संप्रदाय, धर्म और अलग अलग संगठनों के लोगों से वार्ता की जा रही है। उद्देश्य ये था कि न्यायालय का निर्णय कुछ भी आए पर जनपद की शांति व्यवस्था किसी प्रकार से प्रभावित ना हो, बनी रहे और उसमें बढ़ चढ़ के सब लोग अपना योगदान दें। जिस तरह से साहब ने बताया है कि जो भी फैसला आए, लेकिन कोशिश यही है कि समाज में इंतशार न पैदा हो और हालात काबू में रहें और शांति बनी रहे, अमन व अमान कायम रहे। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 उर्दू, मेरठ। और वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि अयोध्या के तारीखी मुकदमे का जो भी फैसला आए उसका इस्तकबाल और एहतराम करते हुए आपसी इत्तेफाक व इत्तेहाद और अमन व अमान को बरकरार रखा जाए। बोर्ड की मजलिस आमला के रुकन डॉक्टर यासीन उस्मानी ने यह भी वाज़ेह किया कि बोर्ड को यही उम्मीद है कि फैसला हक़ व इंसाफ पर मबनी होगा और हमें यकीन रखना चाहिए कि जब इंसाफ की राहें हमवार होती हैं तो अमन का क़याम भी यकीनी हो जाता है। बहुत ही मजबूत स्टैंड रहा है कि हम बाबरी मस्जिद के केस में, उसके मसले में अदालत उज़्मा के फ़ैसले को तस्लीम करेंगे। आज भी हम और मुस्लिम क़यादत अपने स्टैंड पर पूरी तरह कायम है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हम उम्मीद भी करते हैं, उम्मीद नहीं बल्कि हमें यकीन है कि इस अदालत उज़्मा का निज़ाम हो या कोई पार्लिमानी निज़ाम हो, वो हमारे मुल्क का अपना बनाया हुआ निज़ाम है और जब हमने ख़ुद उस निज़ाम को कायम किया है तो हम उस पर पूरी तरह से एतमाद और यकीन करते हैं। तो जब ये यकीन किसी मुल्क के अवाम का अपने निज़ाम पर होता है, उसी तरह निज़ाम को भी ये साबित करना होता है कि हम उनके एतमाद और यकीन पर पूरे उतरे। तो मुल्क में उस फ़ैसले को लेकर जो हक़ व इंसाफ की बुनियाद पर इंशाअल्लाह आएगा, तमाम मैं बिरादरान वतन के माहौल को साजगार पुरअमन बनाए रखना चाहिए। मुल्कों की तरक्की और कौमों की खुशहाली के लिए, क़याम अमन के लिए इंसाफ ज़रूरी है और जब इंसाफ कायम होता है तो अमन ऑलरेडी बहाल रहता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला फ़ैसला आएगा, बेहतर फ़ैसला आएगा। सयाहों के लिए महफूज जगह है। कोलगाम में पेश आया वाक़या काफ़ी अफसोसनाक है और इन तमाम बातों का इजहार महकमा सयाहत के अहदेदार एहसानुल हक ने कोलकाता में न्यूज़ 18 के साथ किया। उन्होंने कहा कि कोलगाम वाक़े की पुलिस जांच कर रही है। जम्मू गुजरात के बाद सबसे ज़्यादा मार्केट जो है वो वेस्ट बंगाल है, जहाँ से लोग कश्मीर में ट्रैवल करने जाते हैं, टूरिज़म के पर्पज़ से जाते हैं। ये बहुत ही दुखद वाक़या है। आपने न्यूज़ में देखा होगा कि जो दीज विक्टिम्स हैव बीन लिविंग देयर सिंस लास्ट 20-21 ईयर्स, हैड दे एवर फेल्ट एनी थ्रेट टू लाइफ, अगर कोई इनको ख़तरा होता दे वुडंट हैव गॉन देयर। तो इतने सालों के बाद कुछ लोगों ने जो ऐसा हरकत की है, जो उनको ये बुज़दिलाना हरकत में कहूँगा, तो एवरी कश्मीरी इज़ कंडेमनिंग दिस एक्ट ऑफ ब्रूटैलिटी। तो अब ये है कि इट्स अ मैटर ऑफ प्रोब। आप देखते हैं पुलिस इज़ इन्वेस्टिगेटिंग, वो तो वही बता पाएंगे क्या रीज़न है या क्या मसला है। तो फ़िलहाल अगर हम टूरिज़म की बात करेंगे तो नो एज सच न्यूज़ ऑफ हैरेसमेंट और एज किलिंग वाज रिपोर्टेड।
तो टूरिस्ट के लिए तो सेफ़ है। ये एक डिफरेंट केस है। इतने 20 साल से जो लोग रह रहे थे उनके साथ अगर कुछ हुआ है, इतने सालों से नहीं हुआ, अब क्यों हुआ है, ये तो इस पर तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे। लेकिन अगर हम टूरिज़्म की बात करें, टूरिस्ट की अगर हिस्ट्री में भी बात करेंगे आप, तो कोई ऐसा इंसिडेंट पेश नहीं आया। और टूरिस्ट के लिए तो कश्मीर बहुत सेफ़ है। इंडस्ट्री को बहुत बड़ा धचका तो लगा है जो पिछली अनस्टेबिलिटी रही है टूरिज़्म की अगर बात करें, लेकिन अब उम्मीद यही की जा सकती है कि अब वो दोबारा से रिवाइव होगा और सब कुछ नॉर्मल होगा। ये दिल्ली से खबर है जहां आलूदगी की सतह खतरे के निशान को पार कर चुकी है। पूरी दिल्ली धुआं हो रही है। लोग परेशान हैं, लेकिन सियासत में गर्माहट जरूर देखी जा रही है। पड़ोसी रियासतों यानी कि हरियाणा और पंजाब में पराली जलाए जाने को इसके लिए जिम्मेदार मानते हुए आम आदमी पार्टी ने एक मुजाहरा भी किया। एक रिपोर्ट। दिल्ली की ये तस्वीरें देखिए। राष्ट्रपति भवन धुआं है, हर तरफ धुंध की चादर फैली हुई है, तो दूसरी तरफ इस आलूदगी पर सियासत गरमा रही है। दिल्ली के हरियाणा भवन और पंजाब भवन के पास मंडी हाउस के करीब आम आदमी पार्टी मुजाहरा कर रही है और जहरीली होती हवा के लिए पड़ोसी रियासत हरियाणा और पंजाब में जल रही पराली को जिम्मेदार बता रही है। जो प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत जो है वो पंजाब और हरियाणा है, जो पराली जलाई जा रही है। तो जो किसानों को वहाँ टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए, जो किसानों को मदद मिलनी चाहिए राज्य की सरकारों से, उसको वो दे, जिसपे हमारा बस नहीं चलता। जो पराली जलाने से पंजाब और हरियाणा में जो किसान साथियों को वहाँ की सरकारें मदद करें, हम किसानों के बारे में कुछ नहीं करें। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इस पर कब तक चुप बैठेंगे आप आगे आइए, दिल्ली वासियों के साथ आप ऐसा बर्ताव ना करें जो आपके बस में है, वो कृपया करिए, किसानों का साथ दीजिए, ये प्रदूषण रोकिए। कम करने में लगे हुए हैं और भाजपा कांग्रेस के लोग पराली जलवा करके दिल्ली में प्रदूषण बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। जैसे रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था, उसी तरह से पूरा दिल्ली पराली के धुएं से पट गया है और भाजपा कांग्रेस के नेता केवल बयानबाजी में लिपटे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में आलूदगी लगातार बढ़ रही है। दिवाली के बाद हालात और ज्यादा खराब हुए हैं। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर का इलाका धुआं है। दिल्ली के लोधी रोड पर पर्यावरण भवन पर लगभग 4 बजे की ये तस्वीरें बता रही हैं कि दिल्ली में 2.5 का लेवल 488 तक पहुंच चुका है, जबकि 2.10 यानी धूल का लेवल 307 है। दिल्ली में आलूदगी की सतह 300 से 400 के भी पार निकल गई है। आईक्यू लेवल 500 से ऊपर है। लेकिन अब ये मुद्दा पूरे तौर पर सियासी हो गया है और आम आदमी पार्टी ने पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार यानी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ महाज खोल दिया है। आप ये देख सकते हैं कि आज हरियाणा भवन और पंजाब भवन के सामने ये प्रदर्शन होना था। दिल्ली के मंडी हाउस की ये सारी तस्वीरें हैं, ये सारा नज़ारा है और यहाँ पर बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी के जो कारकुन हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से देखा जाए तो आलूदगी की सतह खतरनाक हद तक पहुंच गई है, बल्कि कहना चाहिए इमरजेंसी तक पहुंच गई है। एक अराजक राजनीति करना जानते हैं, जिसमें ये सही मायनों में जो कदम उठा के काम करने वाली चीजें वो नहीं करते हैं। बसों की संख्या नहीं बढ़ाएंगे, पानी की पाइपें नहीं लगाएंगे, लेकिन शुद्ध राजनीति की आओ और माहौल बनाओ, 500, 600 करोड़, 700 करोड़ का आप एडवर्टाइजमेंट बांटो, यही काम कर रहे हैं। ये तो जग हसाई होगी जब वो मास्क लेकर के उतरेंगे मैदान पर, और जब मास्क लेकर के उतरेंगे तो क्या कहा जाएगा दुनिया को कि सबसे प्रदूषित शहर है दिल्ली, और उसके लिए कौन जिम्मेवार है? ये तो स्वतः स्पष्ट है। दिल्ली में 4 नवंबर से 15 नवंबर ऑड इवन फार्मूला एक बार फिर से लागू होगा। ऑड तारीख को ऑड नंबर और इवन तारीख को इवन नंबर की गाड़ियां ही सड़कों पर उतरेंगी। लोगों को दिक्कतें भी पेश आएंगी, पर यह बात भी तय है कि आलूदगी के मुद्दे पर अभी सियासत और गरमाएगी। दिल्ली से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। झारखंड हज कमेटी के चेयरमैन रिजवान खान पर गाड़ी छीनने का संगीन इल्जाम लगाया गया है। इस मामले में पुलिस थाने में रिजवान खान के खिलाफ बाकायदा शिकायत दर्ज करवाई गई है। वहीं चेयरमैन ने इस इल्जाम की तरदीद की है। संगीन इल्जाम में कहा गया कि रिजवान खान ने अपने बॉडीगार्ड के जरिए फरोख्त की हुई 4 व्हीलर गाड़ी को छीन लिया। चेयरमैन रिजवान खान ने इस इल्जाम की तरदीद की और सज्जाद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। दोस्त ने सजाद भाई ये गाड़ी लिए थे 2017 में। एग्रीमेंट था कि 10 दिन के अंदर पेपर आपको कंप्लीट करा करके दे देंगे, लेकिन वो उस पर खरा नहीं उतरे
और लगातार ये उनके ऊपर उनसे कांटेक्ट में रहे कि आप मेरा पेपर कंप्लीट करा दीजिए, तो वो कंप्लीट कराए नहीं। 2,75,000 रुपये में गाड़ी की बातचीत हुई थी, जिसमें से 1,95,000 रुपया वो ले चुके हैं। उसके पास जो है गाड़ी जो है उनसे छीन लिया गया, वो अपने गार्ड के द्वारा जो है उससे गाड़ी लूट लिए और गाड़ी लूट लेने के बाद वो ले जाके हज हाउस में लगा दिए। देखिए ये बात का बतंगड़ है और अप्रैल 2007 में मैंने अपनी गाड़ी, मेरी गाड़ी थी, उसको मैंने एक एग्रीमेंट के तहत दिया था, पैसा एडवांस लिया था, जबकि चेक भी दिया गया था, 2 चेक दिया था उन लोगों के द्वारा, वो भी बाउंस हो गया। फिर भी मैंने भरोसे पे गाड़ी दिया था, पूरा पेमेंट नहीं हुआ है, तो गाड़ी भाड़े में चलने का और किसी तरह का जोर ज़बरदस्ती नहीं है। गाड़ी मेरे नाम से थी, गाड़ी वो इल्लीगल चला रहे थे, तो गाड़ी मैंने अपने ले ली और किसी तरह से जोर ज़बरदस्ती नहीं था। एक ड्राइवर था, उसको बोला गया कि यहाँ लगाओ, तो लगा दिया। झारखंड हज कमेटी के चेयरमैन रिजवान खान ने ऑफलाइन हज दरख्वास्त की सहूलत फराहम करने का मुतालबा किया। न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत में उन्होंने वाज़ेह किया कि ऑनलाइन होने की वजह से ही हज दरख्वास्त की तादाद में इजाफा नहीं हो पा रहा। आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक में टीपू सुल्तान का सबक क्या स्कूल के निसाबों से हटाया जाएगा? इस संगीन मौजू पर कर्नाटक टेक्स्ट बुक सोसाइटी की मीटिंग 7 नवंबर को होनी है। बेंगलुरु में रियासत के वज़ीर तालीम सुरेश कुमार ने कहा कि हुकूमत ने टेक्स्ट बुक सोसाइटी से रिपोर्ट तलब की है। हुकूमत की हिदायत के बाद टेक्स्ट बुक सोसाइटी 7 नवंबर को इस सिलसिले में मीटिंग मुनक्किद करेगी। सोसाइटी की रिपोर्ट आने के बाद टीपू सुल्तान का सबक स्कूल के निसाबों से हटाया जाए या नहीं, इस सिलसिले में हुकूमत फैसला लेगी। वाज़ेह रहे कि बीजेपी के रुकन काउंसिल अब्दुल रंजन ने मुतालबा किया कि स्कूल के निसाब से टीपू सुल्तान के मवाद को हटाया जाए। इस मुतालबे के बाद कर्नाटक में हज़रत टीपू सुल्तान पर खूब सियासत देखने में आ रही है। 10 नवंबर को टीपू सुल्तान का यौम पैदाइश है। ಅವರ ವಿಚಾರವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮಜೂರುಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ವರದಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅವರೇನೋ ನವೆಂಬರ್ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಈ ಸಭೆ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಪ್ಪಚ್ಚು ರಂಜನ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಭೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಏನು ವರದಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿರ್ಣಯ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. और टीपू सुल्तान पर मुश्तमिल मज़ामीन को निसाब से हटाने की बीजेपी हुकूमत की कोशिश पर साबिक मरकज़ी वज़ीर सीएम इब्राहिम ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। न्यूज़ 18 उर्दू पर एक मुबाहिसे में शामिल सीएम इब्राहिम ने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो इस मामले पर कोर्ट से भी रुजू करेंगे। 20% को दिखा के 80% के वोट लेने का एक एजेंडा है इनका, और यहाँ की अवाम इसके खिलाफ नहीं है। यहाँ पे चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ नहीं है। और मुझे यकीन है जी कि ये बीजेपी के बाप से भी ये काम नहीं होगा। इंशाल्लाह हम कानूनन लड़ेंगे और रास्तों पर जो है इसकी लड़ाई होगी। गरीबी या माशी पसमानदगी तालीम की राह में हरगिज रुकावट नहीं। इन दिनों हुकूमत के अलावा कई निजी इदारे भी तलबा को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। कई कंपनियां भी अपनी समाजी जिम्मेदारी के तहत तलबा को मदद फराहम करती हैं। लिहाजा हाई स्कूल और कॉलेज के तलबा वक्त वक्त पर इंटरनेट के जरिए अपनी स्कॉलरशिप की जानकारी हासिल करते रहें। बेंगलुरु में करियर गाइडेंस के माहिर अमीन मुदस्सिर ने इन ख्यालात का इजहार किया। हमारे हिंदुस्तान में जो है गवर्नमेंट एक तबका है जो स्कॉलरशिप देता है, गवर्नमेंट के बाद एनजीओस देते हैं। आज यहाँ पर दानिश ट्रस्ट ने जो है स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी है। इसके साथ जो है कुछ CSR प्रोजेक्ट्स हैं। मिसाल के तौर पर मर्क इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट बोल के एक ट्रस्ट है, उनके भी यहाँ भी स्कॉलरशिप दी जाती है। वो जो है 10th के बाद बच्चों को डिग्री तक हर साल 35,000 रुपये देते हैं। और एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप जो अनाउंस हुई है हाल ही में, वो कोलगेट की है। सो कोलगेट की भी स्कॉलरशिप जो है अनाउंस हो चुकी है, उसको ऑनलाइन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों को ये चाहिए कि वो वक्तन ब वक्तन गूगल पे सर्च करते रहें कि कौन सी स्कॉलरशिप अवेलेबल है। तो इस तरह जो है हर 1 महीने में 2 महीने में कोई ना कोई स्कॉलरशिप आ ही जाएगी, जिससे वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन स्कॉलरशिप्स में इम्पॉर्टेंट ये है कि वो अपने स्कॉलरशिप की नीड को बयान करें। तेलंगाना से खबर है, जहां आरटीसी हड़ताल जारी है। अपोजिशन पार्टियों के वफ्द ने गवर्नर
से भी मुलाकात की है। इस वक्त में कांग्रेस, तेलुगुदेशम, टीजेएस, सीपीआई, सीपीआईएम और दीगर पार्टियों के लीडर शामिल रहे। वक्त ने तेलंगाना में आरटीसी हड़ताल, मुलाजमीन की मांग, हुकूमत के रवैये और अवामी मुश्किलात से गवर्नर को वाकिफ करवाया। इस मामले पर गवर्नर से भी मुदाखलत की अपील की गई। और वहीं तेलंगाना काबीना का इजलास 2 नवंबर को प्रगति भवन में मुनक्किद होना है। इस इजलास का आगाज 3 बजे से पहर होगा। समझा जाता है कि हुकूमत प्राइवेट खदमात को किराए पर हासिल करते हुए ट्रांसपोर्ट के मुतबादिल इंतजामात को यकीनी बनाने के मंसूबे बना रही है। वज़ीर-ए-आला केसीआर इस इजलास की सदारत करेंगे। इसमें हड़ताल की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। साथ ही अवाम को ट्रांसपोर्ट खदमात को यकीनी बनाने के इक़दाम उठाए जाएंगे। साथ ही हड़ताल के मसले पर हाई कोर्ट में जारी मुकदमे के मसले पर भी गौर व खौस किया जाएगा। और इस सब के बीच हड़ताली आरटीसी मुलाजमीन ने आज मरकजी मुमलकती वज़ीर ज़राअत पुरुषोत्तम रुपाला से मुलाकात की। हड़ताली मुलाजमीन ने कहा कि वो गुज़िश्ता 27 दिनों से हड़ताल पर हैं, लेकिन रियासती हुकूमत उनके मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही। अब इस मामले को वज़ीर-ए-आज़म से रुजू करने पर भी गौर व खौस किया जा रहा है। हड़ताली आरटीसी मुलाजमीन ने एहतजाज के दौरान मुलाजमीन की हुई अमवात से भी मरकजी वज़ीर को वाकिफ करवाया। मरकजी वज़ीर ने कहा कि कई बरसों से लोगों की खिदमत करने वाले मुलाजमीन को ओहदे से बरतरफ करना ठीक नहीं। उन्होंने वज़ीर-ए-आला केसीआर से मसाइल हल करने की अपील की। मुझे वहाँ आवेदन पत्र दे दिया है, वो मैंने स्वीकार कर लिया था। हमारे नेताओं ने मिलकर मुझे बताया है कि इसमें भारत सरकार की ओर से हम इंटरवेंशन करेंगे, राज्य सरकार से बात करेंगे। ये सब लोगों को, कार्यकर्ताओं को इतना जो कामगारों ने कई सालों से जनता की सेवा में अपना जीवन लगाया है, उनको ऐसे ही रोड पे छोड़ देना, इससे संघर्ष करने के बजाय इनके साथ बातचीत करके इसका हल निकालने का कोशिश करें। ऐसे हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। हम राज्य सरकार से आपके इश्यू के बारे में कॉग्निजेंस लेंगे। रबीउल अव्वल के मुबारक महीने का आगाज हो चुका है। 10 नवंबर को ईद मिलादुन नबी मनाने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। बेंगलुरु में हजरत तवक्कल मस्तान शाह दरगाह कमेटी ने ईद मिलादुन नबी के मौके पर 10 गरीब जोड़ों का निकाह करवाने का अहम फैसला लिया। इस दरगाह कमेटी ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी ईद मिलादुन नबी के तमाम प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे, लेकिन इस बार ईद मिलादुन नबी की तकरीबात में इज्तिमाई शादियों की तकरीब को भी शामिल किया गया है, ताकि इस मुबारक मौके पर समाज के गरीब खानदानों की मदद की जा सके। दरगाह कमेटी ने कहा कि फी जोड़ी 1 लाख रुपए खर्च करते हुए शादियों की इस तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। वसल्लम के पैदाइश के दिन यानी 12वीं की तारीख को हम लोग मास मैरिजेस, उसमें इंशाल्लाह शुरुआत के लिए 10 शादियां करने का हम दौड़ा उठा कर हैं। हम ईद मिलाद शादियों के जरिए से मनाने का एक मौका अल्लाह ताला और बाबा हजरत तवक्कल मस्तान हमें देकर हैं। तो इस तरीके से शुरू हुआ तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम, यानी गरीब बच्चों को शादियाँ कराना, एजुकेशन को आगे बढ़ाना, इस तरीके से एक नया हमें करें। जैसा कि हमारे स्कूल भी है, उसमें हमारे गरीब बच्चों को आधी फीस माफ़ करते। एजुकेशन फर्स्ट, उसके बाद दुआई से काम हमें करना, यह हमारे कमेटी में किया है। मरकजी हुकूमत के तहत चलने वाले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अपने तमाम प्लांट्स में सेफ्टी और सिक्योरिटी की जानिब खास तवज्जो दी है। बेंगलुरु के मज़ाफ़ात देवनगुंती में मौजूद प्लांट हिंदुस्तान का बड़ा प्लांट है। यहाँ पेट्रोलियम और गैस के स्टोरेज और सप्लाई के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने मीडिया के नुमाइंदों के लिए खुसूसी दौरे का इनेकाद किया और इस प्लांट में इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी, हिफाजती इक़दामात का जायजा पेश किया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर DL प्रमोद ने इस मौके पर कहा कि इस प्लांट में मौजूद सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर जदीद तरीन और आलमी मेयार का है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए फायर ब्रिगेड और फौज का अमला भी अक्सर यहां आकर तरबियत हासिल करता है। These centers are also utilized by Fire Brigade, Fire Service of Karnataka. Even the Army Supply Corps comes and gets trained here, because these two locations are the best, one of the best in the country. That we have also shown you some things which have to be done at the customer end, like pre-delivery checks of cylinders when it comes to the customer end. We want to ensure, we want to encourage that customers use digital payment.
ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ कि we should go for digital payment, so that digital payment facility is also there. Similarly, when you go to a petrol pump, you can take and see how you can check quality and quantity. फनकार, कलमकार, शायर और अदीब अपने कलम को ही अपनी तलवार बनाएं। साथ ही मुल्क और समाज को दरपेश मसाइल के खिलाफ बेबाक तरीके से आवाज़ भी उठाएं। बेंगलुरु में उर्दू के मारूफ अफसाना निगार, ड्रामा निगार अनिल ठक्कर ने इन तमाम ख्यालात का इजहार किया। तो आप देखिए ये खास रिपोर्ट। मुझे इजाज़त दें। आदाब। बेंगलुरु में इंडिया उर्दू इंस्टीट्यूट के तहत अदबी नशिस्त का इनेकाद किया गया। कर्नाटक के हुबली से ताल्लुक़ रखने वाले अफसाना निगार, ड्रामा निगार अनिल ठक्कर के फन और तख्लीकात का तफसीली तौर पर यहाँ जायजा लिया गया। इस मौके पर अनिल ठक्कर ने मुल्क के मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार किया। अनिल ठक्कर ने कहा कि मुल्क में मुसलमानों और दलितों को निशाना बनाया जा रहा है। ख़वातीन की हिफाजत भी अहम मसला है। सबसे पहले मुसलमानों को जो है निशाना बनाया जा रहा है, दलितों को निशाना बनाया जा रहा है, औरतों को निशाना बनाया जा रहा है। आप सोचिए साहब कि एक 6 साला, 5 साला, 8 साला बच्ची का रेप होता है और उसको फिर कत्ल कर दिया जाता है। इससे बुरा वक्त क्या आएगा? इससे बुरा वक्त आ ही नहीं सकता। एक तरफ आप कहते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ ये है और आप उसके सामने जुबान नहीं खोलते। अनिल ठक्कर ने कहा कि मुल्क और समाज के मौजूदा हालात को बदलने की जरूरत है। इसके लिए फनकार, कलमकार, अदीब और दानिश्वर अपने कलम को तलवार बनाएं, नफरत और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएं। जब तक पीढ़ी